अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काजी सईद शफीक और आप देख रहे हैं सीधी बात। इस वक्त कश्मीर पेट्रियट की इस लाइव नशरियात में आप सबका खैर मकदम है और आज हमारे गेस्ट होंगे इस सीधी बात को लेकर वकार एच भट्टी, जो पहले टीवी पैनलिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट, अब इन्होंने सियासत ज्वाइन कर ली है। आज इससे जो इस वक्त पूरा सिनारियो चल रहा है इस सियासत को लेकर, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल इस वक्त सियासत की क्या है। पहले टाइम देने के लिए वकार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। वकार भाई, चूँकि अब हाल ही में अब आपने सियासत भी ज्वाइन की है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट रह चुके हो, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं सियासत के, आपको क्या लग रहा है? आप देख ही रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, और आज से थोड़ी है, 75 साल से हम लोग मार खा रहे हैं और ज़ख़म खा रहे हैं। फिर सेंटीमेंट के नाम पे हम पहले मार खाते हैं, पैलेट्स भी आते हैं, पीएसए भी हमको लगते हैं, यूएपीए भी हमें लगते हैं, और सब कुछ होने के बाद भी हम उन्हीं जमातों को फिर वोट भी देते हैं। ये गलतियाँ हमारी भी तो हैं ना। हम हमेशा कहते हैं कि सियासतदान गलत है। सियासतदान गलत नहीं है, पहले आवाम को खुद देखना कि आवाम किसकी तरफ जा रही है। आवाम ने मुझे बताइए इन 75 सालों के अंदर, मैं 75 साल छोड़ ही दीजिए, मैं 87 के बाद भी हमें मार पड़ी, पीएसए लगे, यूएपीए हुए, गोली चली, हज़ारों लोग यहाँ शहीद हो गए, कब्रिस्तान भर गए, माँओं के बच्चे जेलों के अंदर हैं, बच्चों के बाप जेलों के अंदर हैं। उसके बाद भी आप मुझे बताओ कि जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया, जिन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादती किया, क्या हम आज भी उनके साथ नहीं खड़े हैं? आज भी हम उन लोगों को नहीं कहते हैं कि आइए आप ही हमारे कश्मीर को बचा सकते हैं? जिन्होंने इस कश्मीर को तबाह कर दिया वो कैसे बचा सकते हैं? जिन्होंने इस कश्मीर के नौजवानों की आंखों की रोशनी छीनी वो कैसे बचा सकते हैं? जिन्होंने कश्मीर के नौजवानों के ऊपर पीएसए लगाए वो कैसे बचा सकते हैं? जिन्होंने यूएपीए जैसे काले कानून लाए, जिन्होंने अफसा जैसे कानून लाए, जिन्होंने पीएसए जैसे ब्लैक लॉ कर हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को जेलों के अंदर कैद कर उनके घर के घर तबाह कर दिए, वो क्या लाएंगे? वो कैसे आपको बचाएंगे? लेकिन फिर भी हमारे में क्या ना, हम एक अंधभक्ति का शिकार हैं। हमें सेंटीमेंट आएगा, कोई रोएगा, इमोशनल होगा, हम कहेंगे बहुत अच्छा है, यही कश्मीर में सब कुछ कर सकते, चाहे उसने सैकड़ों कत्ल किए हों, लेकिन फिर भी हम माफ़ कर देते हैं। क्यों? और मेरे जैसा इंसान अगर सच की सियासत करेगा, सच बोलेगा, हमें लोग गिरदार बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि आप एक दिन अगर हीरो, दूसरे दिन आप ना विलन बन जाते हो। हीरो ये कि अगर जो आवाम कहती है, मान लो जो नौजवान कहता है कि आप ये करो, सेंटीमेंट की ड्रामाबाजी करो, झूठ बोलो, हम हीरो रहेंगे। जब आप सच बोलने लग जाओगे ना, यहाँ आप तुरंत विलन बन जाओगे। यही कश्मीर की आज की नहीं, सालों से ये कश्मीर के अंदर ये चल रहा है, और तभी हम मार खा रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर आज भी हम नहीं सुधरे, आज भी हम लोगों ने खुद को चेंज नहीं किया, मैं ये आपको कह देता हूँ, और अल्लाह गवाह है कि आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल आने वाला है कि अगर इसी झूठ की राजनीति के साथ, सेंटीमेंट की राजनीति के साथ हम फंसे रहेंगे तो। वकार भाई, लोग इस वक्त बराह रास्त हमसे मुखातिब है और ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लेंगे। जो कुछ भी लोगों की राय है हम आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और जो लोगों का इंस्पायरेशन है, लोगों का ये कहना है कि वकार एच भट्टी का जो ये सारा ड्रामा है, ये लोगों के सामने ड्रामा किया। उन्होंने पहले खुद को पॉलिटिकल, पहले लोगों को एक्टिविस्ट बताया कि मैं एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अब वो सियासत में आए हैं और वो भी उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की है। मेरे पास ये लोग मुझे क्या बताएंगे कि एक्टिविज्म क्या होता है? इनको लगता है 3 दिन में कोई वीडियो बना लेगा और वो एक्टिविस्ट बन जाएगा। एक्टिविस्ट 3 दिन से वीडियो बनाने से नहीं बनता है। अभी आते हैं 3-4 दिन इमोशनल किसी के लिए कार्ड खेल लेंगे तो वीडियो में कोई एक्टिविस्ट नहीं बन जाएगा। मैं एक्टिविस्ट हूँ। मैंने बंगाल मालदा में, जब अफरोज़ल नाम का एक हमारा भाई था जिसको राजस्थान में जिंदा जलाकर एक बजरंग दल के आदमी ने वीडियो चढ़ाई थी, तो जब जिंदा जला दिया था राजस्थान के अंदर अफरोज़ल को, तो उसके लिए बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर मालदा कलिया चक के अंदर धरना बैठने वाला मैं था 2016 के अंदर। जाओ मेरी वीडियो देखो। मैंने उस मजलूम के लिए मालदा गया हूँ, कलिया चक गया हूँ। क्या मुझे वहाँ वोट चाहिए था? क्या मुझे वहाँ एमएलए बनना था? मालदा में जाके, मालदा बंगाल के अंदर बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर, क्या मुझे वोट चाहिए? नहीं, क्योंकि मेरे एक मुसलमान को, एक मेरे भाई को जिंदा जलाया गया था, इसलिए मेरा दर्द था, मैं वहाँ गया था। जब पल्लू खान को शहीद किया गया, गाय लिंचिंग के ऊपर जब हमारे मुसलमानों को मारा गया, मैं प्रोटेस्ट करता था। उमर खालिद, शर्जील इमाम कहाँ हैं आज? ये उमर खालिद, शर्जील इमाम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करते थे, आज जेल में नहीं है। कितने लोग हम बात करते हैं, कितने लोग हम पोस्ट करते हैं। आप कश्मीर में आ जाओ,
कश्मीर में कितने एक्टिविस्ट जेल में हैं, आपकी बरादरी से जर्नलिस्ट कितने जेल से हैं। कल ही शायद आसिफ सुल्तान के लिए मैंने सुना है कि उसको शायद बेल मिली है, पता नहीं वो घर आएगा या नहीं होगा, दोबारा शायद PSA ना लगा दिया जाए। हम सरकार से आपकी मीडिया के जरिए भी मांग करेंगे कि वो जर्नलिस्ट है प्लीज़ उसको घर में छोड़ दीजिए, उसके ऊपर दोबारा कोई केस बुक मत कीजिएगा, उसको अपने बच्चों की तरफ आने दीजिए। कितने पत्रकार अंदर बंद हैं, कितने ह्यूमन राइट्स परवेज साहब अंदर बंद हैं, हमारे पॉलिटिकल लोग, सियासी लोग बंद हैं, उलमे दीन बंद हैं। कितने लोगों के लिए हम पोस्ट करते हैं, कितने लोगों के घर में हम जाते हैं कि आपके घर में क्या पैसा है, क्या आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बाप के लिए कोई वकील कर पाते हो। यहाँ करोड़ों वाले लोग हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, वो चुनाव में जहाँ फंड दे देंगे लोगों को, चुनाव के अंदर लोगों को फंड दे देंगे। क्या किसी गरीब का बच्चा जो जेल के अंदर है, क्या उसके घर में जाकर ये 10 20 हज़ार रुपया दे रहे हैं या वकील करके दे रहे हैं? बातें तो कर सकते हैं ना फेसबुक में, मैंने फेसबुक की है, मैं अभी कह दूंगा किसी को गद्दार, दलाल और शैतान, ये वर्ड लिखते हैं हमारे कश्मीरी। आप बताइए, ये कहते हैं जी हम बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, हम ना हम मुसलमान हैं, हम मोमन हैं, ये कहते हैं ना हम लोग, बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हम मोमन हैं, मुसलमान हैं, क्योंकि हम बीजेपी के बख्तों की तरह नहीं। ये कहते हैं ना बीजेपी के जो अंधभक्त हैं हम उनकी तरह नहीं हैं। तो बीजेपी के अंधभक्तों को जिनको ये गालियां देते हैं, तो जिनको मैं भी बोलता हूँ, आप जाइए उनके कमेंट्स में, वो भी लोगों को जो उनका ओपोजिशन होता है वो भी उसको कहते हैं गालियां दे, गद्दार, एंटी नेशनल, ठीक है, शैतान, वो भी माँ बहन की गालियां देते हैं ना। वही गाली आज मेरा कश्मीर का नौजवान देता है जो खुद को कहता है मैं मोमन हूँ, वो भी वही गाली देता है। अब मुझे बताओ फ़र्क कैसे आ गया फिर इन दोनों में, फ़र्क कैसे है? ठीक है, अगर कोई सियासत ज्वाइन करता है, वकार भट्टी ने सियासत ज्वाइन की, मैंने क्यों सियासत ज्वाइन की, खुदा बेहतर जानता है, मेरे दिल में क्या ये खुदा जानता है, ये लोग तो नहीं जानते ना। खुदा और मेरे बीच की बात तो खुदा ही जानता है ना। मैंने कौम के लिए, मैंने जेलों के जो अंदर बच्चे मैं उनके लिए सियासत में आया हूँ, ये खुदा जानता है। अगर मैं झूठ बोलूँगा, मैं ड्रामाबाजी करूँगा, खुदा उसके लिए मुझे पकड़ेगा इंशाल्लाह। आज नहीं पकड़ेगा, मरने के बाद तो पकड़ेगा ना मुझे कब्र में हिसाब देना है ना, मुझे इनके आगे हिसाब थोड़ी देना है। लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे। इन लोगों के लिए क्या है कि नहीं जी हमारे हिसाब से कोई चले तो ठीक, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा वो गद्दार। भैया आपके हिसाब से आज दिन तक मुझे बताओ दुनिया भर में जहां भी कोई लीडर, जहां भी कोई एक्टिविस्ट, कोई पॉलिटिशियन, उसके साथ पब्लिक चलती है, उसके साथ अवाम चलती है, ना कि अवाम डिसाइड करती है। सारे तो नहीं डिसाइड कर सकते। अगर आपको लगता है वकार भट्टी ने 15 प्रोटेस्ट किए हैं मुसलमानों के लिए, कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट किए हैं, इस्लाम जिंदाबाद किया है और करता हूं और करता रहूंगा, ये मेरा फर्ज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नंगे पांव चला है, 4 साल से चल रहा है नंगे पांव। अगर आपके अंदर ये होता कि आप सच दिल से मुझसे मोहब्बत करते, आप मुझे सवाल करते, पूछ से मुझे जवाबदेही बनाते, ना कि आप में से कुछ लोग मेरी माँ बहनों को गाली देते। आप माँ बहनों को गाली देकर खुद को कैसे आप बोल रहे हो कि आप मुसलमान हो? क्या मुझे बताओ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्श है क्या? बुखारी शरीफ हो, मुस्लिम शरीफ हो, या कोई भी हदीस के अंदर या कुरान के अंदर, क्या ये लैंग्वेज हमें किसी दूसरे धर्म के लिए लिखा गया है? यहाँ तो अपने मुसलमानों को हम गालियाँ देते हैं, अब्यूज लैंग्वेज बोलते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप भी मुसलमान हो, क्या कुरान और हदीस का ये दर्श है कि आप किसी दूसरे मजहब के लोगों को भी गाली दो? है मजहब नहीं बोलता है ना। ये क्या करते हैं? मैं किसी को नहीं देता, खुदा की कसम मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई, ये नहीं कि मुझे कुछ कहते, मुझे दुख और तकलीफ ये हुई कि जब इन्होंने मेरी बीवी को गालियाँ दी, इन्होंने मेरी माँ को गाली दी, इन्होंने मेरी बहनों को गालियाँ दी। किस लिए? मतलब क्या लिया मैंने? मैंने कोई इस्लाम के खिलाफ कुछ किया? मैंने अल्लाह के दीन के लिए कोई दीन पर नुकसान किया, या मैंने कश्मीर का कहीं कोई सौदा किया? किस वजह से आप मुझे गद्दार बोलोगे? वकार भाई, लोग आपको एज टीवी पैनलिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और जो लोगों के इंस्पिरेशंस हैं, जो लोगों के ख्यालात थे, वो आप सरकार तक टीवी डिबेट के जरिए पहुंचाते थे। अब आप एज पॉलिटिशियन हो, क्या वही रवैया रहेगा जो आपका पहले मैनिफेस्टो था? मेरे 3 दिन से, आप 4 दिन से मेरे पब्लिक भाषण देख रहे हो। आप जाओ पब्लिक भाषण के अंदर, जितने भी मैंने पब्लिक रैली की है, एक भी मेरी तकरीर उठा के लाओ कि ज़रा सा भी मेरी तकरीर के अंदर, मेरे मौक़िफ़ के अंदर फ़र्क हो। मेरा मौक़िफ़ है कि कश्मीर में अमन हो, पीस हो, एक कश्मीर जो मैं देखना चाहता हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं देखना चाहता हूँ, वो दोनों तरफ कश्मीरियों को मैं मिलते जुलते हुए देखना चाहता हूँ, एक दूसरे की गमी खुशी में देखना चाहता हूँ, PSA UAPA नहीं देखना चाहता हूँ, शराब ड्रग्स नहीं कश्मीर के फ्री ड्रग्स कश्मीर में देखना चाहता हूँ। जेलों के अंदर जो सबसे बड़ा मिशन है, उनकी जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं आखिरी कैदी जब तक कश्मीर का बाहर नहीं आएगा मैं जूते नहीं पहनूंगा। तो मैं ये जो चीज़ लड़ रहा हूँ, ये मैं पहले भी कह रहा था, मैं आज पार्टी के अंदर भी कह रहा हूँ।
अगर आपके बोलने में, आपके करने में आप कुछ ऐसा करते हो कि जहां लगता है कि आप कश्मीर के साथ धोखा कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो, आप अपने मौक़िफ़ का और अपने कैरेक्टर का सौदा कर रहे हो, फिर मैं मानता हूं कि लोग गुस्सा कर सकते हैं, फिर भी गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन गाली नहीं दे सकते। ये गाली नहीं दे सकते। अभी ये हमारा एक लड़का है पार्टी के अंदर, मुदस्सिर अजीज़ की बात करूंगा मैं, हमारी पार्टी के अंदर वर्कर है, बहुत लोगों ने मुझे सवाल किया, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं कि मुदस्सिर अजीज़ ने गाली दी, यही बात वीडियो चली, उसने लड़के ने गाली दी। मैं भी बोलता हूँ गाली नहीं देनी चाहिए, मैं भी उसको कहता हूं कि गाली नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है गाली देना। लेकिन ये फेसबुक पे कमेंट्स पे जो हजारों गालियां कश्मीर के लड़के देते हैं, उनका कौन हिसाब है? उनका कौन सा हिसाब, वो उसका हिसाब कौन करेगा? अगर मुदस्सिर अजीज़ ने एक गाल दी है, एक गाली के बदले में आपने 1000 गाली दी है, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब कौन देगा? लेकिन मुदस्सिर अजीज को तो लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने बोला है ना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला उसको वो सियासत के अंदर है, जर्नलिस्ट है, उसको गाली नहीं देनी चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूं। बट उनको भी नहीं देनी चाहिए जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया के अंदर आकर माँ बहन की गालियां देते हैं। मैं आपको कमेंट्स दिखाऊंगा ना, खासकर अच्छा उनके अंदर वो लोग कौन हैं, सब के सब पीडीपी वाले, एनसी वाले की प्रोफाइलें खोलेंगे तो महबूबा जी, अब्दुल्ला जी, ठीक है, कांग्रेस के लोग या भाजपा के लोग, जो भी पार्टियों के लोग, खुद तुम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो, जिन्होंने कश्मीर में कत्लेआम किया हुआ है, जिन्होंने कश्मीर में गोलियां चलाई हुई हैं, पैलेट चलवाए हुए हैं, खुद तुम उनको रहबर मानते हो, फिर तुम दूसरों को गाली दे रहे हो माँ बहन की, और फिर कहते हो कि सामने वाला, अच्छा ठीक है, मैंने मुदस्सिर ने अपना पैनिक खो दिया, मुझे हजारों गाली दी, या मेरे जैसे और हजारों लोगों को गाली देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं दो गाली, जितना देना तुम्हें दो। हमें यह लगता है कि तुम गाली जब दे रहे हो ना, मुझे यह लगता है कि जिस घर के अंदर जैसा बच्चे को सिखाया जाता है, जैसा माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं, वो वैसा ही निकलता है। अगर उसके अंदर माँ बाप परवरिश करेंगे कि हमारा बच्चा एजुकेशन में हासिल करे, कुरान हाफिज बने, अच्छी तमीज़ करे, अच्छे तरीके से लोगों से बात करे, बेहतरीन तरीके से उसकी मिठास हो उसकी ज़बान के अंदर, जो हमारा इस्लाम सिखाता है, जो इंसानियत सिखाती है, तो वो बच्चा वैसा ही बनेगा। जिसके घर में ये परवरिश होती है कि तुम जाकर सुबह उठकर लोगों की माँ और लोगों की बहनों को गालियाँ दोगे, तो मैं उसको क्या कहूँगा? मैं तो कहूँगा उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है, बेचारा वो तो मजलूम है। वकार भाई, लोग आपको बोल रहे हैं अगर आपको सियासत ज्वाइन ही करनी थी तो अपनी पार्टी आपने ज्वाइन की, अपनी पार्टी को लोग बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं। तो एनसी ने उमर अब्दुल्ला किसकी जमात, किसका उमर अब्दुल्ला, मुझे बताओ, जब मिनिस्टर बना किसकी जमात के अंदर बना? आप ही बोलो, किसकी जमात में बना? बीजेपी में ही बना ना। उमर अब्दुल्ला का जन्म जो हुआ है ना, बीजेपी ने ही जन्म होने के बाद ही बीजेपी की ही गोद में वो बड़ा हुआ, पला, सियासत सीखी और फिर मिनिस्टर बना ना। उसके बाद महबूबा जी 2014 के बाद बीजेपी के साथ नहीं सरकार बनाई, वो बीजेपी के साथ नहीं आए। ठीक है, ये जो लोग कहते हैं जी बीजेपी ए टीम, बीजेपी बी टीम, अगर तुम खुद साफ हो तो तुम दूसरों को इल्जाम लगाओ। ठीक है, जब तुमने ही गुनाह किए, तुमने ही ऐब किए, तुमने ही फ्रॉड किया कौम के साथ, तुमने ही धोखा किया, तुम दूसरों को क्या बता रहे हो ए टीम और बी टीम सी टीम? हम तो जब सरकार में आएंगे, जब अपनी पार्टी सरकार के अंदर आएगी, फिर आप डिसाइड कर सकते हो हम किसके साथ जा रहे हैं, है ना। अभी तो कुछ है नहीं ऐसा। जब सरकार में आएंगे, हम अकेले सरकार बनाना चाहते हैं, हम किसी का गठबंधन में नहीं आना चाहते, ये हमारा इरादा है। ठीक है, तो तुम्हारा तो इरादा हमें आज भी नहीं पता। तुम आज एक काम करो, जितना वर्कर पीडीपी के मुझे सुन रहे होंगे, एनसी वाले सुन रहे, मेरे भाई हैं, मैं इनको गाली नहीं दे रहा, मेरे भाई हैं, ये हमारे ही जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जाइए उमर अब्दुल्ला साहब से, मैडम महबूबा जी से, आप एक रिटर्न में लिखिए पब्लिक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम आने वाले टाइम में या कभी भी हमारी पॉलिटिकल सियासत खत्म हो जाए, हमारी जमातें बैन हो जाएं, लेकिन हम कभी भी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, ना कभी बीजेपी वालों के साथ बैठेंगे। लिख के दे दें दो पॉलिटिकल पार्टियां जो दूसरों को ए बी टीम बोलती हैं, अगर ये लिख के दे देती है, मैं मान लूंगा जी ये सच्चे हैं। बताओ, लिख के देंगे? परसों तो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं सबके गेट खुले होने चाहिए। हम कब बोलते हैं? हमें अगर एनडीए हमें बुलाएगी तो हम जा सकते हैं। फारूक साहब परसों कह रहे हैं ना। तो भाई अल्ताफ साहब ने कब बोला कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूं? अल्ताफ साहब ने बोला कि मैं सेंटर से अपने बच्चों को छुड़ाना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ही मेरे बच्चों को छोड़ सकता है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ही यहाँ वेरिफिकेशन जो बच्चों के लिए होती है स्कूल एजुकेशन के अंदर जो नहीं हो रही है, वही मसले मेरे हल कर सकते हैं। सेंटर ही मेरे मसले हल कर सकता है। मेरे कश्मीर के ज़मीनों की हिफाजत हो, जॉब की हिफाजत हो, ये सब कुछ सेंटर कर सकता है।
ठीक है, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आज के टाइम मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब है। कल अल्लाह करे चेंज हो जाए सरकार, ठीक, अल्लाह करे सरकार चेंज हो जाए, तो कल अगर प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर कोई दूसरा आता है तो हम उसके पास जाएंगे ना, उसी से बच्चों की रिहाई मांगेंगे ना, उसी से वेरिफिकेशन का जो मसले हैं वो उसी से हल कराएंगे ना। तो भाई हम सरकार के साथ हैं, सेंटर में जो सरकार है वो हम उसके साथ हैं, हम उसी से काम लेंगे। भाई इसमें फ्रॉड ने भी करना काम सेंटर के साथ ही करना ना, अल्ताफ साहब ने भी सेंटर के साथ काम करना है। तो फिर अल्ताफ साहब को गालियां क्यों? हाँ, कम से कम वो सच तो बोल रहा है ना, वो आपको झूठ बोल के वोट तो नहीं ले रहा ना कि मैं सेंटर का दुश्मन हूं, मैं सेंटर वालों को गोली मार दूंगा, मैं सेंटर वालों के साथ जंग करूंगा। अपनी पार्टी में आपने क्या खास बात देखी जो बाकी पार्टियों से हटके आपको लगी कि तब जाके आपने ये ज्वाइन पार्टी की? अपनी पार्टी के में ये है कि मैं अल्ताफ साहब का मैंने भी विरोध किया है, ठीक है, और वो विरोध इसलिए करता था क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं था। मुझे जो सुनने में आता था, मैं महबूबा जी से स्टेटमेंट अच्छा हेलो हाय करके चली जाएंगे, कि वो सुनना ही नहीं चाहती, वो सवाल सुनना नहीं चाहती। मैं अल्ताफ साहब के पास बैठा हूँ और 1 घंटा मैंने सवाल किया, मेरे साथ और भी 2-3 लोग थे। हमने 1 घंटे में हर एक सवाल किया और अगले आधे घंटे में उन्होंने हमें हर एक जवाब दिया है। वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि एक लीडर जो होता है ना, उसको सुनना, लोगों को, कौम को सुनना ज़रूरी होना चाहिए। अगर वो सुन नहीं सकता तो वो काम क्या करेगा हमारे, ठीक है। उसके बाद जो वहीं से बात चली हमारी, उन्होंने बोला ठीक है जी, इसका इंशाल्लाह मैं अल्लाह के साथ वादा करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आगे भी कई लोगों को छुड़वाया है और भी इंशाल्लाह हम लोगों को छुड़वाएंगे। तो हम ज़रूरी है कि हम साथ में मिलकर काम करें। उसी एजेंडे के ऊपर आया हूँ कि मेरे कैदी मेरे जम्मू कश्मीर के बाहर आ जाएंगे, बस उसी एजेंडे पर। वकार, बहुत सारे अब नौजवान सियासत में आ रहे हैं, हालात ये हो गए हैं तो अब तो मैं नौजवानों को आगे आना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे फेसबुक के नौजवान हैं, मैं इनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप नौजवानों को कहते हो कि नौजवान आए आगे, बट नौजवान के लिए ऑप्शन क्या है? इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ नहीं सकता, अकेले चुनाव लड़ेगा, आपने उसको सपोर्ट करना नहीं है। अभी ये मेरे नौजवान बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं जी, वकारज भट्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता, हम इसके साथ ये कर देते, वो कर देते, हम तो तूफान खड़ा कर लेते। मैं अभी बता देता हूँ कितने नौजवान खड़े थे। ये जबरान खड़ा था, मैं अभी बक्सा जब खुलेंगे 4 जून को, जब बक्सा खुलेगा मैं देखूँ आया है। बाकी एक्टिविस्ट जो है उनको कितने वोट मिलेंगे अभी का, जब 4 जून को बक्सा खुलेगा मैं आपको पूछूंगा कहाँ है एक्टिविस्ट के वोट। उसमें जब एनसी जीत के बाहर आए या पीटीपी या अपनी पार्टी जीत कर आएगी तो उससे पता लग जाएगा ना कि पार्टियों को ही वोट मिलता है, एक्टिविस्ट की वैल्यू कोई नहीं है। होगी ना क्लियर? तो फिर आप बताओ हम क्या करें? आप हमारा साथ देना नहीं चाहते हो, फाइनेंशियली हम ख़त्म हो जाते हैं, पैसा हमारे पास है नहीं है, प्रॉपर्टियाँ हमारे पास है नहीं है कि बेचकर हम इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। 15 साल में मेरे पे लाखों रुपया कर्जा चढ़ा, सब कुछ बिका, मेरा ज़मीनें मेरी बिकी। अब मेरे पास एक कमरा रहा था वो भी बेच दूँ? तहरीक, अवामी तहरीक के लिए आप अकाउंट नंबर डालो, हम अवामी तहरीक को सारे चलाएंगे। मेरी अवामी तहरीक तक जमात बनाई थी ना, बोलो किसी अवामी तहरीक की किसी जमात के अंदर इन्होंने 2,000 भी फंड किसी ने इकट्ठी की? सर जमातें ऐसे थोड़ी चलती हैं, जमातों के लिए दफ्तर होते हैं, ऑफिस होते हैं, आगे पीछे लोगों से मीटिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो पैसे अवामी तो पार्टियों को देती है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पैसे कौन देता है? हीरो बोलने से आप की जमानतें थोड़ी हो जाएंगी, हीरो बोलने से आपका ऑफिस एक छोटा सा कमरा भी अगर लेकर मैं जमात चलाऊंगा थोड़ा चल जाएगा? सर ये कौम को बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं चलती हैं जमातें और पार्टियां जैसे आप चला रहे हो। मैं अभी आपका इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी बताऊँ, इंजीनियर उस पर भी आएंगे। पहले यहाँ मेरा एक सवाल बनता है आपसे, जो टीवी डिबेट्स में आप लोगों के मुद्दे, लोगों के मसाइल उजागर करते थे, क्या एज पॉलिटिशियन आप की जो आइडियालजी रही सियासत ज्वाइन करने से पहले, उसी आइडियालजी को आप अब जब आप अपनी पार्टी ज्वाइन की के लिए वैसे ही बात करता रहूँगा? इस मेरे में चेंजिंग को भी नहीं होगी, मेरे में चेंजिंग नहीं होगी। जिसको जो करना वो बाकी सोचे करे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे में चेंजिंग नहीं होगी, खुदा बेहतर जानता है। आने वाले वक्त में कभी अगर अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ कोलिशन करनी पड़ी तो क्या उस वक्त वकार भट्टी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है, या जो पार्टी का फैसला होगा वो फॉर ग्रांटेड होगा? मैं आपको बताता हूँ, देखो जम्मू कश्मीर के अंदर 20 सीटें कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। सच, अगर ये 2 सीटें इस बार, हाँ हम खुद बेहतर करते हैं कि ठीक हो जाए, कांग्रेस अच्छी हो जाए, ओपोजिशन होनी चाहिए, कांग्रेस जीतनी चाहिए। 2 सीटें अगर कांग्रेस ना जीती अपनी जम्मू की 2 सीटें ना जीती, तो आपको लगता है कि असेंबली चुनाव के अंदर कांग्रेस वहाँ 1 सीट जीतेगी? लगता है आपको? एज मीडिया पर्सन आपको लगता है खत्म हो गया ना कांग्रेस? फिर अगर ये 2 सीटें इस बार भी कांग्रेस हार गई, ठीक है, तो बीजेपी आ गई,
और बीजेपी अगर देश के अंदर सरकार बन गई तो आपको लगता है जम्मू के अंदर आप करना से लेकर बनाल तक सियासत और है, पीर पंजाल की सियासत और है, चनाव वैली की सियासत और है, और जम्मू की सियासत और है। तो जब आप जम्मू के अंदर से, जम्मू कठुआ सांबा के अंदर से 20 से 25 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, 25, अगर ये माहौल रहा, अगर सरकार उनकी रही, अगर ऐसा ही चला, वो जीत के साथ अलायंस करेगा तो वो तो एनसी भी कर सकती है। हमें तो ज़्यादा एनसी में लग रहा है कि एनसी कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा करीबी उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं। पीडीपी भी कर सकती है, ज़रूरी थोड़ा है। तो यहाँ तो कोई भी कर सकता है, तो इससे बेहतर है कि चूरन बेचना ही क्यों, मैं झूठ बोलना ही क्यों। सियासतदान के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सबकी सब कल अगर बीजेपी सीटें लेती है 20 से 25 कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस में जाना है, कोई भी चला जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी वाला कोई भी चला जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। आपकी पार्टी पहले से कह रही है कि 370 वापस नहीं आएगा, आपका क्या कहना? देखिए, मैं 370 के ऊपर कोर्ट में गया था, मैंने प्रोटेस्ट किए हुए हैं। अल्ताफ साहब का उन्होंने कभी नहीं कहा 370 वापस नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमें कोर्ट नहीं जाना था। मैं भी कोर्ट गया हूँ। अब अल्ताफ साहब ने ये बोला कि हमें कोर्ट की तरफ नहीं जाना था, क्योंकि कोर्ट जाकर हमने रास्ता दरवाजे बंद कर दिए। जब कोर्ट से फैसला हो गया कि हमें 370 अब नहीं मिलेगा, अब बताओ हम कहाँ जाएंगे। बैठे जैसे किसानों ने सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाई, पीछे कराया था सरकार को, और सरकार को माननी पड़ी थी किसानों की मांगें। हमारी भी मानते हैं ना सरकार वाले, लेकिन हमने क्या किया, हम पॉलिटिकल पार्टी वाले सिर्फ कोर्ट जाते हैं हमेशा। कोर्ट से क्या मिला, हमें क्या मिला आप बताइए। कोर्ट ने बोला टाटा बाय बाय, यही बोला ना, खत्म हो गया हिसाब। आप बताओ अब रोड मैप क्या है 370 के लिए। अभी भी ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम 370 लाएंगे, कैसे लाओगे। हम तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं हमारी टोटल, लद्दाख की 6, ठीक, लद्दाख वाला आपके साथ है नहीं है। 5 सीटों के ऊपर अब मतलब लद्दाख वाला भी साथ है, 6 सीटें। देश की सीटें हैं 550, वहाँ 6 सीटों वाला क्या करेगा, 6 सीटों वाला क्या कर सकता, मुझे बोलो, कुछ कर सकता है। श्रीनगर निशस्त पर अब वोटिंग खत्म हो चुकी है, आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? अल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेंगे। अनंतनाग राजौरी में जहां आपने मैंडेट दिया है मनास को, क्योंकि अगर हम मनास की बात करेंगे उसके पॉलिटिकल करियर पे अगर हम एक निगाह डालेंगे तो 1646 वोट उन्होंने हासिल की। क्या लग रहा है आपको ये 1646 वोट उन्होंने हासिल किए पहले, अब आप अपनी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर ली है, क्या आपको लग रहा है जो कैंडिडेट अपनी पार्टी ने मुंतखब किया है राजौरी अनंतनाग को लेकर, वो वहाँ पर कड़ा मुकाबला दे सकता है नेशनल और पीडीपी को? देखिए, मनास साहब एक बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, अगर आप उनसे मिलेंगे तो बहुत ही ईमानदार इंसान है वो, है ना, तो बहुत होनेस्ट इंसान है। तो वो शोपियान के हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं राजौरी पुंछ के हिसाब से भी। देखिए, चुनाव एक इंसान से नहीं लड़ा जाता, चुनाव पूरी पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है। अल्ताफ साहब हैं और पॉलिटिकल पार्टी सीनियर जो हमारे लीडर हैं, मैं हूँ, हम सारे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मेहनत आप करेंगे, उसका फल तो खुदा ने देना है, इज़्ज़त तो ज़िल्लत खुदा के पास होती है। तो मैं तो हमेशा एक बिलीव करता हूँ अल्लाह के ऊपर कि जिस आप मेहनत कर लो, अल्लाह ने जिसकी किस्मत में इंशाअल्लाह जीतोगी। 6 सीटों पर आप अगर हम एक नज़र डालेंगे तो क्या लग रहा है आपको कि कितने सीटें आपको जम्मू कश्मीर में मिल सकती हैं? तो 2 सीटों पर लड़ रहे हैं ना, वही 2 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। 2 में से हम तो इंशाल्लाह कह रहे हैं ना, अल्लाह के फजल से हम दोनों जीतेंगे। अल्लाह ने बेहतरी की इंशाल्लाह, जो अल्लाह ने इज्जत देनी हुई तो दोनों जीतेंगे। इतनी ऑप्टिमिज्म आप में नजर आ रही है? मैंने आपको यही बोला ना, मैंने अल्लाह पे ही रखा है, हमने मेहनत की है, लोगों ने डिसाइड किया हुआ वोट देकर, ठीक है ना। जो लोगों ने वोट दिया है उसका फैसला 4 जून को होना है। हमने उम्मीद की है कि इंशाल्लाह अल्लाह के घर में कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कामयाबी अता फरमाएगा। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है इस वक्त, उनका एजेंडा भी बिल्कुल साफ है, वो स्टेटहुड वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है जो मैनिफेस्टो, जो उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग रही है अब तक, वो उस चीज़ को लेकर अब सही सिमत की ओर जा रहे हैं? तो यही तो हुकूमत दी, जिनके मुख्यमंत्री बनाए, उनकी पॉलिटिकल पार्टियों के मौक़िफ़ कहाँ हैं आजकल? आप क्यों नहीं सवाल कर रहे हो? 98 की बात करने वाला फारूक अब्दुल्ला स्टेटहुड क्यों मांग रहा है? रायशुमारी की बात करने वाली महबूबा मुफ्ती, रायशुमारी और साथ में रायशुमारी के बगैर रायशुमारी और सेल्फ रूल की बात करने वाली मैडम महबूबा आज स्टेटहुड की बात क्यों कर रही है, चुनाव की बात क्यों कर रही है? क्यों ये अपने एजेंडे से बाहर आ चुके हैं? क्यों ये 98 की और सेल्फ रूल की बात आज क्यों नहीं करते? ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी, इनको पहला सवाल का जवाब लोगों का यही होना चाहिए कि 98 और सेल्फ रूल के बाद आप
370 भी आप भूल गए और अब आप आगे हो कि हमें स्टेट हुड और चुनाव करा दो। स्टेट हुड चुनाव तो अल्ताफ भारी साहब भी यही कह रहे हैं ना कि स्टेट हुड हमें चाहिए, तो अल्ताफ भारी तो हम गरदार और उमर अब्दुल्ला और महबूबा जी कहती हैं स्टेट हुड दे दो, वो ईमानदार। असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, क्या आप किसी हल्के से आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो? इंशाल्लाह उसका फैसला पार्लियामेंट के बाद करेंगे। अगर लोगों ने तो जहाँ मुझे लोग कहेंगे ना, जैसे मुझे लोग बोलेंगे मैं वही काम करूँगा। देखिए लोग मुझे कहते हैं कि वकार ने फैसला जो लिया है अपनी पार्टी का, हमें पूछ के नहीं लिया। मैंने पूछा था उनको पता नहीं है। मैंने एक लाइव आया था, लाइव में मैंने बोला था कि मैं उस पॉलिटिकल में, आप मेन स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाऊँगा जो मेरे मौक़िफ़ को एक्सेप्ट करेगा, जो मुझे शूज़ उतारे हैं, जो मुझे ये लिख कर देगा, ये मुझे वादा करेगा कि वो कैदियों को छुड़ाने की बात करेगा, वकील करके देगा और उनकी रिहाई के लिए जान लगाकर उनको रिहा करेगा। मैं उस पार्टी के साथ मैं जाऊंगा। तो जब एनसीपीटीपी ने वो नहीं मेरी डिमांड मानी, अल्ताफ साहब ने मेरी डिमांड मानी, तो मैं कहाँ जाऊंगा? हो सकता है कल पार्टी हेड आपसे इन बातों में मुकर सकते हैं, तो क्या आप उस वक्त क्विट कर सकते हो, पार्टी छोड़ सकते हो? देखो मैं अपने मौक़िफ़ के साथ आया हूँ। मेरे लिए कौम पहले है, मेरे नौजवान जो जेलों के अंदर पहले हैं वो पहले हैं। रियल मानते थे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ते थी नौजवानों का आपसे, आप नंगे पाँव भी चले, आपने जेल भी देखी, यानी कि आपका जो जिस तरह का आपका प्रोसेस था लोगों के इमोशंस को लेकर, लोगों के जज्बात को लेकर, तो वो जज्बात कहीं ना कहीं लोग अब खोते जा रहे हैं आप में। अब आप अपने जो आपके जो नौजवान हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो आप? देखें यार मेरे भाई, कोई उनके जनाजे पे नहीं आए। यहीं से हमें सीखना चाहिए कि हमने सैयद अली शाह गिलानी को जब जिंदा थे सर पे बैठाया हुआ था, और जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके बच्चों के बगैर कोई भी नहीं था। सब ये कह रहे थे कि हमें डर लगता है, हमें पुलिस पकड़ लेगी। फिर काहे का लीडर था आपका, काहे का रहबर था आपका? अरे लीडर और रहबर के लिए तो इंसान अपनी जान भी दे सकता है। तो ये सब झूठ बोलते हैं अपने का। वो बाहर जाए ही ना, उसका पासपोर्ट बने ही ना, दी ना गालियाँ हमने उसको भी। उसका बाप कहाँ है? 30-32 साल से जेल में। ये कौम उन लोगों की नहीं हुई, ये लोग हम उनके नहीं हुए जो जेलों के अंदर